अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? क्या हाल है आप सबके? उम्मीद है खैरियत से होंगे आप सब। अच्छा जी, आज का लेक्चर शुरू करते हैं। आज हम देखेंगे चाइल्ड थीम्स के हवाले से कि वर्डप्रेस के अंदर चाइल्ड थीम का क्या रोल होता है, कैसे चाइल्ड थीम हम बनाते हैं और इसको चाइल्ड थीम को बनाने का फ़ायदा क्या होता है। ठीक है। काफ़ी इम्पोर्टेंट होती हैं। आपने अगर वर्डप्रेस कर रहे हैं यूज़ पहले से, तो शायद आपको पता हो कि चाइल्ड थीम हम क्यों यूज़ करते हैं। अच्छा, पेरेंट चाइल्ड के कॉन्सेप्ट से तो आपको ये चीज़ पता होगी कि जब भी हम प्रोग्रामिंग में पेरेंट या चाइल्ड का कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं, तो इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये होता है कि चाइल्ड के अंदर पेरेंट की सारी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। ठीक है? तो हम चाइल्ड थीम कब बनाते हैं? जब हमें ऐसी थीम चाहिए हो जिसके अंदर एक पेरेंट थीम की सारी प्रॉपर्टीज़ हों। ठीक है? तो यूजुअली हम चाइल्ड थीम इसीलिए बनाते हैं ताकि हम पेरेंट थीम को मॉडिफाई कर सकें। ठीक है? वो पेरेंट की तो प्रॉपर्टीज आ गई हमारे पास। अब अगर मैंने अपनी कोई चीज डालनी है थीम के अंदर, पेरेंट थीम के अंदर, तो मैं उसको मॉडिफाई कर सकता हूँ। ठीक है। अच्छा, वैसे अटेंडेंस लगा लें अपनी सबसे पहले, और पिछले लेक्चर में से कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ लें। अच्छा, एक क्वेश्चन आया हुआ यहाँ पे मेरे पास कि सर, आई हैव परचेज वेबसाइट नेम एंड वांट टू मेक इट ए स्टोर वेबसाइट, व्हाट विल बी द नेक्स्ट स्टेप? अच्छा, ये आप अगर स्टोर वेबसाइट बनानी तो उसके लिए ना हमारे पास काफ़ी सारी ऑप्शंस होती हैं। जो सबसे कह लें कि अच्छी और अ, जल्दी काम करने वाली ऑप्शन है वो है वूकॉमर्स। वूकॉमर्स की वेबसाइट हम बना लेंगे। ठीक है। इंस्टॉल। अच्छा, आपने खाली वेबसाइट नेम लिया है तो परचेज है होस्टिंग। आपने फिर होस्टिंग परचेज करनी है। इफ यू डोंट हैव वन। अच्छा, उसके बाद आपने क्या करना है? इंस्टॉल ए वर्डप्रेस वेबसाइट एंड देन इंस्टॉल ए वूकॉमर्स प्लगइन। अच्छा, ये वूकॉमर्स प्लगइन पे ना हम इसी वीक इंशाल्लाह अगर हम कवर कर लेते हैं तो इस वीक या अगले वीक हमने वूकॉमर्स के ऊपर लेक्चर देना है। उसमें सारे देखेंगे हम प्रोडक्ट्स क्या होते हैं, बाकी सारी चीजें किस तरह से काम करती हैं, और वो कॉमर्स प्लगइन से हमारी जो वेबसाइट है वो ई कॉमर्स स्टोर कैसे बन जाती है। ठीक है, वो हम देख लेंगे। ठीक है, और कोई किसी का क्वेश्चन है वो पूछ ले। चले, नहीं है तो हम आगे चलते हैं। अच्छा जी। अच्छा, चाइल्ड थीम है क्या? One of the first thing front end designer want to do is to modify design of an existing WordPress theme. After a little investigation, we discover where the theme files live. ठीक है, हमने ये तो देख लिया थीम फाइल्स कहाँ पे होती हैं। Then directly edit the files. ठीक है, तो हमने ये भी देख लिया कि हम जो वर्डप्रेस की फाइल्स हैं उनको हम एडिट भी कर सकते हैं। हमें क्योंकि हमने थीम स्ट्रक्चर पढ़ लिया ना, तो हमें पता होगा कि कौन सी फाइल कहाँ से आ रही है। तो मेरी वेबसाइट पे जो चीजें रेंडर हो रही हैं वो किस फाइल से रेंडर हो रही हैं, ये तो अब तक हमने देख लिया कि कहाँ कहाँ से हो रही है। आफ्टर द नेक्स्ट थीम अपडेट, we are horrified to discover that the update completely erased all our modifications. तो जब भी हम थीम की अपडेट आती है, अच्छा थीम की अपडेट क्यों आती है? क्योंकि वर्डप्रेस अपडेट हो जाता है, सिक्योरिटी चेंजेस हो जाती हैं, फंक्शंस कुछ खत्म हो जाते हैं, कोई नए फंक्शंस आ जाते हैं, तो उस पे क्या होता है कि अपडेट आ जाती है। तो अपडेट में अगर हम थीम अपडेट करते हैं तो क्या होता है कि पूरी की पूरी थीम की नई फाइल्स आ जाती हैं। ठीक है, और वो वही वाली फाइल्स होती हैं जो हमने मोस्टली वही वाली फाइल्स होती हैं जो हमने पहले यूज की भी होती हैं, जिनके ऊपर हमने कस्टमाइज किया होता है। Many of us have learned this lesson the hard way. अच्छा, अब ये तो ये क्या रहा है, मैं अगर आपको एडमिन पैनल खोल के बताऊं, कंट्रोल पैनल चला लेते हैं हम। ठीक है, एच टी डॉक्स में चले जाते हैं और ईयर डेमो हम देख रहे थे, और ये थीम्स में चले जाते हैं। यहाँ से भी मैं खोल लेता हूँ ईयर डेमो, और पहले बैकएंड खोल लेते हैं।
एडमिन से हम लॉगिन हो जाएंगे। अच्छा, अब मैं वैसे चेक कर लेता हूँ अगर अपडेट किसकी अपडेट आई हुई है। अच्छा, वर्डप्रेस की अपडेट आई हुई है, ठीक हो गया। मैं थीम्स में भी देख लेता हूँ, शायद थीम की भी अपडेट आई हो, न्यू वर्जन अवेलेबल, ठीक है 2019 का है। अच्छा, मैं इसको एक्टिवेट करता हूँ और इसमें ना चेंज करता हूँ जाके कुछ, ठीक है ये एक्टिवेट हो गया। इसको हम क्या चेंज करें इसमें, ये 2019 थीम है ना हमारे पास, ठीक है। इसमें हम कुछ चेंज करते हैं, क्या चेंज करें, इसका बॉडी का कलर चेंज कर देते हैं, ठीक है। कहीं से तो आ रहा होगा ना इसका बॉडी का कलर। हाँ, ये कहाँ से आ रहा है, ये थीम की स्टाइल से आ रहा है, ठीक है। लाइन नंबर भी हमारे पास आ गया 2494, ठीक है। ये बैकग्राउंड कलर हम इसको रख देते हैं ये वाला रख देते हैं, थोड़ा सा फ्लैशी सा रख देते हैं, चलो ये वाला रख देते हैं, ठीक है। अब ये वाला बैकग्राउंड कलर रखा था क्या, ये इसको चेंज भी करना है, मैंने इंस्पेक्ट एलिमेंट में किया असल में यहाँ पे। ये बैकग्राउंड कलर जो है इसकी वैल्यू में चेंज करता हूँ, ये सिंपल सा चेंज है, ठीक है। और कौन सी थीम थी हमारी 2019, इसमें कौन सी फाइल थी हमारी style.css। अच्छा, और ये मैंने स्टाइल में ही चेंज किया और किसी चीज में किया ही नहीं चेंज। और इसकी लाइन नंबर क्या है हमारे पास, लाइन नंबर क्यों नहीं आ रही, अच्छा ऊपर आ रही है। चले यहाँ पे देख लेते हैं, ये आ गया। अच्छा, क्या रखा था हमने कलर 9, ये रखा था, अच्छा ये हो गया कलर, ठीक है। तो अब मैं इसको रिफ्रेश करूंगा, फिर भी हमारे पास यही कलर आएगा, चलें जो भी आगे पीछे सेम कलर ही है। अच्छा, एक हमारे पास अबाउट इसका पेज था, ठीक है, एक हमारे पास होम पेज था, तो आप देखें सारों में वही कलर आ रहा है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ से थीम अपडेट कर लेता हूँ, थोड़ा सा टाइम लगेगा इस पे। could not remove the old theme। थीम अपडेट ही नहीं हुई, चले इसको ऐसे देख लेते हैं, शायद इसने style.css की फाइल को रिप्लेस कर दिया। एरर ही आ गया, अक्सर ये ना आपके लोकल होस्ट पे एरर आ जाते हैं, हम इसको रिफ्रेश करके देखते हैं। style.css उड़ गई चलें, ये वाला इस तरह का एरर भी आ सकता है आपके पास कि ये थीम ही एम्प्टी होगी पूरी की पूरी, ठीक है। तो हम ऐसा करते हैं, हम थीम उठा के रख लेते हैं 2019 ना, इसको हम कोई और थीम लेते हैं और 2019 को रिमूव कर लेते हैं, ऐसे थीम ही रिमूव हो गई। चलें इसको ऐड कर लेते हैं,
2019। अच्छा, इसका फोल्डर ही डिलीट करना पड़ेगा अब। तो ये देखें आप, अपडेट में ये वाला मसला भी आ सकता है आपको कि वो पूरी की पूरी थीम ही उड़ जाए। इसको हम स्टॉप करते हैं, इसको बंद करते हैं, इसको डिलीट करते हैं। ठीक है, अब यहाँ से ऐड न्यू करेंगे हम। सर्वर चलाएंगे, इसको इंस्टॉल कर लेंगे। ठीक है, इसको एक्टिवेट कर लेते हैं। तो अब हमारे पास दोबारा से वही वाली थीम आ जाएगी। तो अब हुआ क्या कि जो मैंने चेंजेस की थी वो लॉस्ट हो गई। ठीक है, तो इसके लिए, इस चीज से बचने के लिए कि अपडेट में कोई मसला आ जाए, वैसे यूजुअली अगर अपडेट सही भी हो जाती तो क्या होता है कि नई फाइल्स, नई थीम जो अभी आई है ना, ये वाली थीम भी आके इंस्टॉल होने थी। ठीक है, और मेरी जितनी भी मैंने चेंजेस किया, अभी तो मैंने एक लाइन चेंज किया, अगर मैं 1000 लाइन चेंज करता, 2000 लाइन चेंज करता, तो सारी की सारी चेंजेस जो है वो रिमूव हो जाती। ठीक है, तो अब इससे बचने के लिए हम क्या करते हैं, हम चाइल्ड थीम का इस्तेमाल करते हैं कि हम अपनी एक अलग से थीम बना लेते हैं जिसमें हम कहते हैं कि जो पेरेंट की सारी प्रॉपर्टीज थी वो इस थीम के अंदर जो हमने नई बनाई उसमें आ जाए, और फिर हम एक जो भी हमने काम करना है अपनी फाइल्स के अंदर वो हम कर सकें। How do you prevent this from happening? By using a child theme. A child theme is a theme that overrides and adds elements to another theme. ठीक है, तो चाइल्ड थीम क्या करेगी कि जो पहले से फंक्शनैलिटी है वो सारी यूज कर लेगी, और उसमें जो फंक्शनैलिटी अगर हमने कोई ऐड करनी है तो वो उसको ओवरराइड भी कर लेगी विदाउट टचिंग एनी पार्ट ऑफ द थीम्स कोड, पेरेंट थीम्स कोड। तो और पेरेंट थीम के कोड को बिल्कुल ये छेड़ेगी भी नहीं। When the parent theme is updated, your changes in the child theme will be preserved. ठीक है, तो जब पेरेंट थीम अगर मैं अपडेट भी करूं या मेरे से डिलीट भी हो जाए पेरेंट थीम, तो जैसे ही मैं नई पेरेंट थीम लेके आऊंगा तो मेरी जो चाइल्ड थीम थी, जो मैंने सारी की सारी मेहनत की थी, वो बची रहेगी। तो आपने जब भी थीम के अंदर कस्टमाइजेशन करनी है, कोई भी किसी और के थीम के अंदर आपने कस्टमाइज नहीं करनी, आपने उसको पेरेंट थीम बनाना है, पहले अपनी चाइल्ड थीम बनानी है, और फिर उसको कस्टमाइज करना है। ठीक है, why use a child theme? The number one rule of WordPress development is to never directly modify WordPress file. तो आपने ये वाली जो फाइल्स है ना, इनको कभी मॉडिफाई नहीं करना। WordPress की कोर फाइल्स, अच्छा WordPress की कोर फाइल्स कौन सी होती हैं? ये जो यहाँ पे पड़ी हुई होती है ना, WP admin और WP include, इनको आपने कभी भी मॉडिफाई नहीं करना। ठीक है, प्लगइन फाइल्स, ठीक है, अब प्लगइन फाइल्स हैं जिस तरह से ये WP कंटेंट में आते हैं हम, और ये प्लगइन में आते हैं। ठीक है, अब ये आपने प्लगइन्स को भी कभी भी मॉडिफाई नहीं करना। आप अपना प्लगइन बना के इसको कोड पूरा का पूरा कॉपी करके दोबारा से सारी सारी चेंज कर सकते हैं, लेकिन आपने प्लगइन कभी मॉडिफाई नहीं करना। क्यों होगा यही कि अगर फॉर एग्जांपल ये चाइल्ड थीम जनरेटर कोई प्लगइन है, इसको मैं मॉडिफाई कर देता हूँ, जब भी मैं इसको अपडेट करूंगा तो जो भी मेरी मॉडिफिकेशन थी वो खत्म हो जाएंगी। ठीक है, और तीसरी है थीम फाइल्स, कि थीम फाइल्स जो पेरेंट थीम होगी उनको कभी मॉडिफाई नहीं करता। अच्छा, इनमें ना कुछ एक्सेप्शन आ जाती हैं थीम फाइल्स में, कि कुछ हमारे पास होती है स्टार्टर थीम फाइल। ठीक है, अब स्टार्टर थीम फाइल क्या होती है, इसके ऊपर ये एक और डिबेट है, किसी और दिन बात करेंगे। अभी मैं आपको ठीक है, अभी मैं आपको खाली इंट्रोडक्शन देता हूँ। स्टार्टर थीम ऐसी थीम होती हैं जो बनी ही मॉडिफिकेशन के लिए होती है। ठीक है, ये जिस तरह से सेज है एक वर्डप्रेस की थीम, ये क्या थीम है, ये आपकी बनी ही मॉडिफिकेशन के लिए। ठीक है, ये कह लें कि अगर आपने अपनी थीम बनानी है ना, तो ये आप स्टार्टर थीम के, ये आप कह लें कि आपको थोड़ी बेसिक फंक्शनैलिटीज जो है वो दे देगा पहले से ही,
और उसके ऊपर फिर आप अपनी जो भी आपने थीम बनानी है उसके ऊपर आप बिल्ड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सेज इसलिए यूज होती है। ठीक है, तो ये स्टार्टर थीम होती है, इसको हम बनाते ही इसलिए कि मॉडिफाई कर सकें। नहीं, अगर आपने यहाँ से कोई भी थीम ऐड की है, आपने थीम फॉरेस्ट से कोई थीम उठाई है, क्लाइंट ने आपको कह दिया कोई प्रोजेक्ट कि ये वाली थीम में मॉडिफिकेशन करनी है, तो आपने थीम की फाइल में कभी भी मॉडिफिकेशन नहीं करनी। ठीक है, उससे होगा क्या, थीम अपडेट होगी, सारी मॉडिफिकेशन खत्म। ठीक है तो हम क्या करेंगे, हम चाइल्ड थीम बनाएंगे। अब चाइल्ड थीम कैसे बनाते हैं वो देखते हैं हम। अच्छा, वाई शुडंट यू मॉडिफाई कोर फाइल्स, अपडेट, वाइप आउट, कस्टमाइजेशन चेंजेस। एक तो जो अपडेट होते हैं वो कस्टमाइजेशन जो चेंजेस होती हैं उनको वाइप आउट कर देंगे, जो मैं आपको बता रहा था। थीम गेट्स broken if theme files are edited directly and mistake is made, they cannot be undone, you are stuck with a broken theme। तो थीम जो है, अगर आपकी मेन थीम के अंदर आप मॉडिफिकेशन कर रहे होते हैं तो उसमें कुछ ऐसा कोड लिख देते हैं आप, उससे थीम ब्रेक हो जाती है, फिर आपको अपडेट ही करनी पड़ती है। WordPress and WordPress plugin may not work with theme hacks। ठीक है, elements that WordPress and WordPress plugin look for in a theme may be accidentally removed and can no longer work। ठीक है, तो आप कुछ ऐसी फाइल के अंदर मॉडिफिकेशन कर सकते हैं जो प्लगइन को या थीम को ही गायब कर दे। ठीक है, तो क्योंकि जो थीम नेम पे और इसी तरह की चीजों के ऊपर ये काम कर रही होती है। अच्छा, अब हम चाइल्ड थीम कैसे बनाते हैं। एक तो हमने देखा हुआ है कि चाइल्ड थीम जनरेटर से हम चाइल्ड थीम बना लेते हैं। ठीक है, हम देखेंगे अब डायरेक्ट चाइल्ड थीम कैसे बनाते हैं। द चाइल्ड थीम ओवरराइड सिलेक्टेड डिजाइन एलिमेंट्स एंड अदरवाइज फॉल्स बैक टू पेरेंट। ठीक है, तो चाइल्ड थीम क्या करती है, वो देखती है कि चाइल्ड थीम ने कोई मॉडिफिकेशन की है तो वो उस फाइल को पहले चेक करेगी, अगर नहीं मिली हुई तो वो पेरेंट थीम के पास चली जाएगी। The child theme can also override or add functionality to the parent theme। अच्छा, एक तो ये है कि override करती है फंक्शनैलिटी, अगर फंक्शनैलिटी override नहीं किया तो वो ऐड भी कर सकती है फंक्शनैलिटी। A child theme loads first before the parent and only contains overrides and addition to parent theme। अच्छा, चाइल्ड थीम पहले लोड होती है, और चाइल्ड थीम में क्या होता है, अब मैंने बताया था आपको पेरेंट थीम के लिए दो फाइल जरूरी हैं, style.css और index.php, और इसके अलावा कुछ भी बाकी जितने भी आपने फाइल्स बनानी है वो बना सकते हैं। अच्छा, लेकिन पेरेंट थीम में क्या होता है, पेरेंट थीम में खाली function.php होती है जो जरूरी होती है। ठीक है, बाकी और style.css। ठीक है, उसके अलावा जितनी भी चीजें वो आपकी मॉडिफिकेशन होंगी। ठीक है, अब किस तरह की मॉडिफिकेशन, जो चीज मैंने चेंज करनी है मैं खाली उसकी फाइल बनाऊंगा, उसके अलावा मैं कोई फाइल नहीं बनाऊंगा। ठीक है, ऑल ऑफ योर CSS टेम्पलेट्स, इमेजेस एंड अदर फाइल्स आर केप्ट इन चाइल्ड थीम्स फोल्डर while the original parent theme files are left intact। ठीक है, तो CSS टेम्पलेट, इमेजेस और जो भी मॉडिफाइड चीजें हैं ना वो चाइल्ड थीम के फोल्डर में होगी, जिसको मॉडिफाई नहीं करना मैंने वो चाइल्ड थीम के अंदर मैं नहीं लेके आऊंगा। If something breaks, you can simply delete or fix offending file in the child theme folder। तो इसका मतलब क्या है कि आप सारी फाइलें नहीं लेके आते, जो मॉडिफाइड फाइल होती है ना खाली वो हम चाइल्ड थीम के अंदर लेके आते हैं। अच्छा, अब चाइल्ड थीम के बनाते किस तरह से। चाइल्ड थीम नीड्स ओनली अ फ्यू थिंग्स टू गेट अप एंड रनिंग, ए थीम फोल्डर, ए CSS फाइल एंड ए स्क्रीनशॉट फाइल। ठीक है, तो हमें खाली CSS फाइल चाहिए होती है, स्क्रीनशॉट भी जरूरी नहीं होती, एम्प्टी स्क्रीनशॉट आ जाएगी। ठीक है, स्क्रीनशॉट फाइल ले लें आप, थीम फोल्डर ले लें। ठीक है, तो हम एक थीम फोल्डर बनाते हैं। हम ना पहले करते हैं WP कंटेंट में जाते हैं थीम के अंदर, और ये 2019 का ना थीम बनाता हूँ मैं इसको नाम देता हूँ अच्छा, फोल्डर बनाना है, सॉरी। क्या नाम दे, 2019 चाइल्ड। अच्छा, अब इसके अंदर हमने क्या बनाना है, हमने एक बनानी है style.css। अब ये style.css मैंने बना ली। अब इसके अंदर मैंने लिखना क्या है, इसके अंदर मैंने दो तीन चीजें लिखनी, मैं CSS से उठा लेता हूँ यहां से, ये मैं कॉपी करता हूँ,
और मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ। अच्छा, सबसे पहले थीम नेम, मैं थीम नेम लिख देता हूँ 2019 चाइल्ड। ठीक है, ये थीम नेम आ गया। चाइल्ड थीम के बारे में लिख लेते हैं हम, दिस इज चाइल्ड थीम ऑफ 2019 डिफॉल्ट थीम ऑफ वर्डप्रेस। ठीक है, ऑथर रोजगार टीम। ठीक है, यूआरएल जो भी ले लें आप। हाँ, अब ये देखें यहाँ पे आ गया टेम्पलेट। अब ये टेम्पलेट के आगे मैं क्या लिखूंगा, आपने देखा था पहले हमने टेम्पलेट जब हम अपनी थीम्स बना रहे थे तो वहां पे टेम्पलेट नहीं था। हम अपनी थीम को खोलते हैं पुरानी माई थीम जिस तरह हमने बनाई है, तो इसकी style.css खोलते हैं। तो यहाँ पे देखें आप, ऊपर क्या लिखा है, थीम नेम, ऑथर, डिस्क्रिप्शन, वर्जन। ठीक है, टेम्पलेट कहीं नहीं लिखा। अब टेम्पलेट क्या करता है, टेम्पलेट हमें ये बताता है कि ये जो मेरी थीम है जिसको मैं चाइल्ड थीम बना रहा हूँ, इसके पेरेंट थीम कौन सी है। ठीक है, तो ये जो टेम्पलेट है, ये कीवर्ड क्या बता रहा है कि इसकी पेरेंट थीम कौन सी है, 2019। ठीक है, ये इसकी पेरेंट थीम है। अच्छा, टेक्स्ट में हम इसको रिमूव कर देते हैं, लाइसेंस भी रिमूव कर देते हैं, ये लाइसेंस भी वर्जन से रहने दें। अच्छा, अब मैं यहाँ पे देखता हूँ कि मेरे पास थीम क्रिएट हो गई है। थीम्स में जाऊंगा मैं। अच्छा, काफी गंद मचा हुआ यहाँ पे। हाँ, ये आ गया 2019 चाइल्ड। ठीक है, अब मैं थीम डिटेल्स में देखता हूँ, यहाँ पे ये लिखा हुआ है, यहाँ पे देखें आप, दिस इज ए चाइल्ड थीम ऑफ 2019। ठीक है, यहाँ पे मेरे पास 2019 इंस्टॉल्ड है और वहां पे मेरे पास एक 2019 का चाइल्ड थीम पड़ा हुआ है। अच्छा, अभी देखें अभी किस तरह से आ रही है, ये 2019 थीम है, इसमें काफी सारे पेजेस हैं जिनसे ये चीज रेंडर होके आ रही है। यहाँ पे देखिएगा, 2019 में खोलता हूँ तो बहुत सारे पेजेस हैं इसमें यहाँ पे जिनसे ये वेबसाइट रेंडर होके आ रही है। ठीक है, स्टाइल शीट ही काफी सारी किस्म की है, फिर इसमें अपने इसने टेम्पलेट पार्ट्स रखे हुए हैं। ठीक है, पेजेस एंड टेम्पलेट्स काफी सारे अलग अलग। अगर मैं खुद अपनी फाइल बनाऊं, ठीक है, जिसमें एक CSS हो, तो उसमें यूजुअली कुछ नहीं नजर आएगा। ऐसे ही है ना, हमने बनाई भी थी हम 2019 चाइल्ड, इसमें एक style.css है, इसमें कुछ भी नजर नहीं आ रहा। ठीक है, तो अभी हमने वैसे एक काम करना है, हमारी CSS इंक्लूड नहीं होगी। अच्छा, मैं 2019 चाइल्ड को एक्टिवेट करता हूँ, तो अब देखते हैं क्या होता है। मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, तो कंटेंट मेरे पास सारा आ रहा है, उसी तरीके से आ रहा है, लेकिन एक काम हुआ है। क्या काम हुआ है कि मेरी style.css नहीं आ रही। ठीक है, ना पेरेंट से रेंडर हो रही है, ना यहां से रेंडर हो रही है। ठीक है, इसको मैं रिफ्रेश करता हूं, तो यहाँ पे देखें, हाँ, style.css सही तरीके से नहीं आ रही। अच्छा, ये style.css इसको मिल गई है, लेकिन इसने इनकॉर्पोरेट नहीं की। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम ये वाला मसला हल करेंगे। ठीक है, style.css का। अब ये वाला मसला हम कैसे हल करेंगे, ठीक है, हमने क्या किया था, style.css कैसे लगाई थी अपनी थीम के अंदर। अगर आपको याद हो कि हमने जो अपनी थीम बनाई थी उसमें हमने एक जुगाड़ लगाया था। ठीक है, वो जुगाड़ क्या था, हेडर के अंदर हम क्या करते थे, हम इस तरह से, जिस तरह हम style.css इंक्लूड करते हैं अपनी HTML के अंदर, हमने उसी तरह से यहाँ पे style.css को इनक्यू कर दिया था, सॉरी इंक्लूड कर दिया था। ठीक है, लेकिन ये आप कह लें कि ये बेस्ट प्रैक्टिस नहीं है। अगर आपने खाली एक जगह पे थीम चलानी है, style.css चलानी है, तो वो ठीक है। लेकिन अब हमें क्या करना पड़ेगा, अब हमें प्रॉपर तरीके से
जिस तरह वर्डप्रेस के अंदर काम करते हैं उस तरह से हमें स्टाइल और सीएसएस को इंक्लूड करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम जाते हैं अपनी थीम के अंदर, 2019 किधर है, ये 2019 चाइल्ड। यहाँ पे हम एक फाइल बनाएंगे और इसका नाम रखेंगे functions.php। अच्छा, अब ये functions.php की हमने पहले बनाई थी, पहले इसके बारे में हमने कभी जिक्र नहीं किया। ठीक है, तो ये क्या करती है ये हम अभी देखते हैं। कोई क्वेश्चंस हैं इससे पहले आपके, तो वो उनको एड्रेस कर लेते हैं। कोई क्वेश्चन नहीं है, चलें, अभी हमने कुछ खास बात भी नहीं की। अच्छा, अब ये functions.php का क्या काम होता है। functions.php का काम क्या होता है कि जितने भी हमारे फंक्शन है, कुछ भी मैंने इंक्लूड करना है, फंक्शनैलिटी ऐड करनी है, कुछ कोड ऐड करना है, कोई फाइल एक दूसरी फाइल से जोड़नी है, तो वो सारे का सारा काम कहाँ पे होता है, functions.php के अंदर। ठीक है, ये आपके ना वैसे functions.php डेवलपर में भी होगा, और php वर्डप्रेस डेवलपर्स, अच्छा, तो कोड रेफरेंस आ गया, यहाँ पे भी नहीं है function.php। चले, तो जितने भी आपके वर्डप्रेस के फंक्शंस होते हैं ना, वैसे जिनको हम हुक्स कहते हैं। ठीक है, अब हुक्स क्या होते हैं ये हम बाद में देखेंगे। तो हम बात कर रहे थे कि function.php क्या फाइल वाली क्या काम करती है। function.php ये काम करती है कि आपके जो हुक्स हैं उनको देखती है। अब हुक्स क्या होते हैं कि वर्डप्रेस अपना काम कर रहा होता है। अब वर्डप्रेस के अंदर अगर आपने अपना कोई काम करवाना है तो वो आप कैसे करवाएंगे। ठीक है, अच्छा, अभी हम इसमें देखते हैं, इसमें हमने स्टाइल को इनक्यू करना है। ठीक है, हमारे पास एक फंक्शन होता है, हम यहाँ पे देखेंगे wp इनक्यू स्टाइल्स। इनक्यू स्टाइल होते हैं, इनक्यू स्टाइल होता है, देख लेते हैं भी, इनक्यू स्टाइल होता है, इनक्यू स्टाइल होता है, ये हम देख लेते हैं इसको। हाँ, तो ये अब ये wp इनक्यू स्टाइल ये वाला फंक्शन करता है क्या है, इनक्यू ए css स्टाइल शीट। अब ये वाले जो फंक्शन है ये क्या करेगा, स्टाइल शीट को इनक्यू कर लेगा। ठीक है, अब इसके अंदर हमने देना क्या होता है, यहाँ पे सबसे पहले हमने हैंडल देना होता है। हैंडल क्या होता है कि उसका नाम, नेम ऑफ द स्टाइल शीट शुड बी यूनिक। ठीक है, तो जिस तरह स्टाइल डॉट सी एस एस है तो उसका नाम क्या होगा, स्टाइल मैं दे सकता हूँ। ठीक है, तो वर्डप्रेस के अंदर उस अगर मैंने रेफरेंस करना है उस स्टाइल शीट को तो वो किस नाम से होगा, स्टाइल। ठीक है, वो बना। फिर हमारे पास सोर्स आ जाता है। सोर्स क्या होगा कि यूआरएल उस स्टाइल शीट का। ठीक है, फिर डिपेंडेंसीज आ जाती है, अगर उस स्टाइल शीट किसी और स्टाइल शीट के ऊपर डिपेंड कर रही है तो वो चीज आ जाएगी। फिर वर्जन आ जाता है। अच्छा, ये एक दो और एक तीन चीज, हाँ ये दो चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं, एक उसका हैंडल और उसका सोर्स, बाकी सारी चीजें इंपॉर्टेंट नहीं होती। वर्जन ये आप डाल दें तो अच्छी बात है। ठीक है, इसकी एग्जांपल हम देख लेते हैं, हम खुद खुद लिखते हैं बल्कि यहाँ पे फंक्शन डॉट पीएचपी में पहले मैं हम पुरानी एक फंक्शन डॉट पीएचपी उठा लेते हैं। अच्छा, इसने क्या किया होगा, इसने ये WP इनक्लूड स्टाइल पेरेंट स्टाइल। ठीक है, और अच्छा रजिस्टर स्टाइल इसने यूज किया और चाइल्ड स्टाइल। ठीक है, ये खाली इसने नाम दिया है और उसका एड्रेस दे दिया होगा।
इसने रजिस्टर स्टाइल यूज किया है, हम रजिस्टर स्टाइल को भी देख लेते हैं। वैसे इन क्यू स्टाइल से ही इस्तेमाल होता है। अच्छा, ये कहते हैं रजिस्टर स्टाइल डॉट CSS। ठीक है, हमने वैसे क्यू यूज किया हुआ, तो हम क्यू यूज करते हैं। तो हम क्या करेंगे, हम एक फंक्शन बनाते हैं। कहाँ हमारी फंक्शन स्टाइल डॉट CSS की तरह सारी फाइलें क्लोज कर देते हैं हम। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, हम अपनी फंक्शन डॉट PHP खोल लेते हैं। अच्छा, ये हमारी नहीं है, ये वाली हमारी। अच्छा, अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम ये PHP की फाइल है, क्योंकि ये हम PHP का टैग लगा देते हैं, फाइल का हेडिंग टैग लगा देते हैं। ठीक है, फिर हम लिखते हैं फंक्शन। ठीक है, अब कोई भी ये हमारा फंक्शन होगा। ठीक है, तो हम इसको लिख देते हैं एड स्टाइल्स। ठीक है, ये हमारा फंक्शन है। ठीक है, अब इसके अंदर हमने क्या करना है, इसके हमने करना है, अंदर हमने दो चीजें रजिस्टर करनी है। ठीक है, WP इंक्लूड स्टाइल, अब यहाँ पे हमने लिखना है स्टाइल डॉट CSS, स्टाइल लिख लेते हैं खाली। ठीक है, और उसके बाद हमने लिखना है इसका रेफरेंस सोर्स। ठीक है, इसका सोर्स क्या है, अब यहाँ पे हम कर सकते हैं, फंक्शन लिख सकते हैं। ठीक है, गेट अंडरस्कोर स्टाइल शीट अंडरस्कोर। ठीक है, मेरी बैटरी खत्म होने वाली है, मैं चार्जर लगा दूं, नहीं तो इसने डेड हो जाना है। अच्छा, तो मसला एक ये हो गया कि बिजली नहीं आ रही, तो मेरी सॉकेट कोई है नहीं एक्टिव, UPS चल रहा है। ठीक है, तो जितना टाइम है हमारे पास हम उसको कवर करते हैं, बैटरी थोड़ी सी है, दोबारा रिस्टार्ट कर लेंगे। अच्छा, हम क्या कर रहे थे, ये हमने किया WP इन क्यू स्टाइल
और उसके अंदर मैंने लिख दिया स्टाइल डॉट CSS, या इसको लिख देते हैं चाइल्ड स्टाइल लिख देते हैं, क्योंकि ये यूनिक जरूरी नहीं है यूनिक हो। चाइल्ड स्टाइल लिख दिया। गेट स्टाइल शीट URI कर दिया हमने, ठीक है। और ये हमारा फंक्शन खत्म हो गया, ठीक है। और इसी तरह से हम एक और काम करते हैं, इसी का पेरेंट स्टाइल को भी इंक्लूड कर लेते हैं। पेरेंट, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे क्या करना है हमने, गेट स्टाइल शीट URI थी, गेट स्टाइल शीट डायरेक्टरी URI होती है, गेट स्टाइल शीट URI होती है, गेट स्टाइल शीट URI होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, अब हम लिखेंगे पेरेंट के लिए गेट टेम्पलेट डायरेक्टरी अंडरस्कोर URI, ठीक है। ये मैं लिख लेता हूँ, ठीक है। गेट टेम्पलेट डायरेक्टरी में सर्च कर लेता हूँ। इसके अंदर शायद स्टाइल शीट के लिए अलग से भी हो। गेट टेम्पलेट डायरेक्टरी, ये आ गया, ठीक है। गेट पेरेंट थीम फाइल, गेट स्टाइल शीट डायरेक्टरी, गेट थीम फाइल, हाँ, तो गेट टेम्पलेट डायरेक्टरी आ गई मेरे पास। अच्छा, अब इस डायरेक्टरी के अंदर मैंने ऐड करना है अपनी स्टाइल का एड्रेस, ठीक है। तो हम स्टाइल का एड्रेस कैसे ऐड करेंगे, हम इसको स्ट्रिंग बनाते हैं और इसके अंदर क्या होगा, स्टाइल और CSS ये अपेंड कर देंगे, ठीक है। तो ये हो गया। अच्छा, अब हमने क्या करना है, अब हमने इसको ये फंक्शन बन गया, ठीक है। इसको मैं जल्दी से कर देता हूँ। अब हमने इसको यहाँ पे लिखना है ऐड एक्शन, ये क्या करेगा, ये इसको हुक कर देगा। कहाँ पे हुक करना है मैंने, WP इंक्यू स्टाइल कर दें, इंक्यू स्क्रिप्ट कर दें, स्क्रिप्ट्स, ठीक है। और अपने फिर आगे फंक्शन का नाम लिख देना, ठीक है। अब ये WP इंक्यू स्क्रिप्ट्स क्या करता है, WP इंक्यू स्क्रिप्ट्स एक वर्डप्रेस की कॉल है। ये वाली जो WP इंक्यू स्टाइल है ना, ये तो मेरी अपनी फंक्शन है, ठीक है। उसके अंदर मैं डाली जा रहा हूँ। ये वाला जो फंक्शन है ना, ये वर्डप्रेस की कोई किसी स्टेज पे चल रहा होगा, ठीक है। और मैं यहाँ पे लिखता हूँ ऐड अंडरस्कोर स्टाइल, ये मेरा वाला फंक्शन है, ऐड अंडरस्कोर स्टाइल, ठीक है। अब ये मेरा वाला फंक्शन क्या होगा, मेरे वाला फंक्शन इस फंक्शन के साथ ऐड हो जाएगा, ठीक है। अब मैं इसको यहाँ पे बंद करता हूँ, ठीक है। और हम इसको चला के देखते हैं अपनी वेबसाइट को, ठीक है। तो आप देखें, ये जो स्टाइल डॉट CSS है उसका थीम आ गया मेरे पास, ठीक है। और अब हमने क्या करना है, ये अब दोनों स्टाइल डॉट CSS मेरी सही तरीके से काम कर रही है। किया क्या हमने, ये फंक्शन डॉट PHP की फाइल को ऐड किया, ठीक है। ये मैं आपको फाइल दे देता हूँ इससे पहले के, बल्कि मैं ये भी कर लेते हैं हम। कस्टमाइजेशन हमने क्या की थी, बॉडी के ऊपर कलर लगाया था, क्या था, #FF9, ठीक है। ये कलर लगाया था। अब ये मेरी कस्टमाइजेशन भी आ गई यहाँ पे, इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ। बॉडी का कलर बैकग्राउंड कलर करना था हमने, ठीक है। अब देखें, अब ये कस्टमाइजेशन जो है ये कहाँ से आ रही है, ये एक चीज मैंने कस्टमाइज किया खाली, पूरी पूरी की पूरी थीम में। ये देखें, ये थीम में दो फाइल्स हैं, एक फंक्शन डॉट PHP क्या कर रही है, स्टाइल्स को ऐड कर रही है मेरे अपनी थीम के और पेरेंट थीम के, ठीक है। और एक चीज मैंने मॉडिफाई की है खाली, ये, ठीक है। और ये वाली चीज मॉडिफाई हो गई है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। अगर मैं 2019 को सिलेक्ट करता हूँ, एक्टिवेट करता हूँ इसे,
चाहिए मेरी लैपटॉप की बैटरी जल्दी बंद हो जाएगी उस, क्योंकि ना ये लैपटॉप बस पुराना सा हो गया। खैर हाँ, यहाँ पे देखें, अब ये वाइट है बिल्कुल, ठीक है। अब मैं इसको 2019 को चलाता हूँ, एक्टिवेट करता हूँ, तो यहाँ पे देखें कि ये वाली चेंज हो गई, ठीक है। मैं ये फाइल अपलोड कर देता हूँ आपके लिए जनरल के ऊपर, ठीक है। आप इसको देख लीजिएगा और इसको मैं जिप कर देता हूँ। ठीक है, और जनरल के अंदर से हमने अपलोड करना है। चाइल्ड, अच्छा कोई क्वेश्चंस हैं तो पूछ लें आप, कुछ चीज समझ ना आई हो। सर फंक्शन के अंदर स्टाइल जैसे हमने लिखा, ये कैसे पता चलेगा कि सिंगल कॉलन में लिखना है या डबल कॉलन में? फॉर एग्जांपल स्टाइल और स्टाइल, जनरल और क्या यार, ये सिंगल कॉलम यूज होते हैं। आप सिंगल लिखें या डबल लिखें कोई फर्क नहीं है। सिंगल डबल में तब फर्क आता है जब इसके अंदर आपने वेरिएबल यूज करना हो। तो सिंगल कोट्स के अंदर जो स्ट्रिंग है वो जो वेरिएबल है वो उसको वेरिएबल नहीं लेता। जो डबल कोट्स है उसके अंदर वो वेरिएबल को वेरिएबल ही लेता है, ठीक है। इसकी एग्जांपल मैं यहाँ पे जल्दी से दिखा देता हूँ। जिस तरह से मैं अगर यहाँ पे लिखता हूँ इको डॉलर ए, ठीक है, तो ये डॉलर ए को डॉलर ए लेगा, ठीक है। मैं अगर इको डॉलर ए लिखता हूँ तो वो डॉलर ए को क्या लिखेगा? एज ए स्ट्रिंग लेगा। यहाँ पे उसको एज ए वेरिएबल ले रहा है, यहाँ पे उसको एज ए स्ट्रिंग ले रहा है, ठीक है। तो खाली इतना सा फर्क है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे सिंगल कोड यूज किए हैं, ठीक है, आप देख सकते हैं। Can we download active theme with its plugin styles etc activated to apply it on some other website? समझ नहीं आई मुझे इस बात की। अगर आप ये कह रहे हैं कि किसी वर्डप्रेस की थीम में कोई थीम एक्टिवेटेड हो तो हम उसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो अगर आपके पास ये चीज एक्सेस है तो ये थीम जो है ना, ये 2019 चाइल्ड, ये कह लें कि आपके पास वो पड़ी हुई है, आप इसको कॉपी करके अपनी थीम के फोल्डर में पेस्ट कर लें, ठीक है। अगर आपको प्लगइन्स चाहिए, यहाँ से प्लगइन सारे कॉपी करें और अपने फोल्डर के अंदर पेस्ट कर लें, ठीक है। तो ये थीम आपकी वैसे ही चलेगी जिस तरह आपने अपनी थीम चलानी है, बस कॉपी पेस्ट करके रख लें। अगर एक्सेस है आपके पास फोल्डर की, वैसे आप नहीं उठा सकते थीम की फाइल को। अगर आपके पास फोल्डर की एक्सेस है तभी आप उसको उठा के फिर मॉडिफाई वगैरह कर सकते हैं। अच्छा चलें, आज का लेक्चर तो हम पूरा नहीं ले सके, हम बाद में कर लेते हैं। कल हम कोशिश करेंगे पूरा टाइम इसमें कर लें। बाकी जो सवाल है आपके वो आप जनरल के अंदर देख लें। चाइल्ड थीम जरूर बनाएं, कोई पॉपुलर से थीम डाउनलोड करें फिर उसको चाइल्ड थीम बना के मॉडिफाई करने की कोशिश करें। तो इंशाल्लाह कल मिलते हैं, इससे पहले दोबारा बैटरी खत्म हो। तो अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।